जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की पूरी डिटेलिंग दी जाती है जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कलीग, मित्रों, फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन डे की। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं 26 नवंबर को ये अच्छा वाला दिन हम लोगों के लिए आता है, जो भारतीय संविधान में ये चीजें मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट और एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document. Its spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सके, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 3 करोड़ घर ही ऐसे थे जिनमें नल से जल आता था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एडिटोरियल और आर्टिकल उसके लिए निकले हैं, उसको मैं देखूंगा। फ्रंट पेज से लेकर के एडिटोरियल तक कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको देखी जाएगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, संविधान दिवस और ये जो लिखा गया है 2024 हिंदी में, ये संविधान में खास तरीके से मेंशन करी गई है कि हिंदी न्यूमरोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं करिएगा अपने गैजेट ऑफ इंडिया में। ये चीजें याद करिए। आप हिंदी को यूनियन लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, लेकिन जो हिंदी का न्यूमरल है ये 22 एंड 2024 ये जो है ये हिंदी का न्यूमरल है, ये चीजें अलाउ नहीं है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इंग्लिश का न्यूमरल हिंदी में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अगर लिखना हो तो हम ऐसे ही इसको हिंदी मानते हैं, 2024 इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल हम नहीं करते। तो संविधान दिवस है 26 नवंबर को, कुछ स्पेशल देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंचे हैं, वहां पे कुछ स्पीच भी दिए हैं, देखेंगे क्या चीजें निकल के आती हैं। चलिए पहले चलेंगे फ्रंट पेज पे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट की बात करी जा रही है, किस हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा लिविंग डॉक्यूमेंट बना करके सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू 75 साल के कंप्लीशन पे अगर बात करी जाए संविधान का, तो संविधान जब बना यहाँ पे उसके बाद जो कंप्लीट
संविधान हुआ तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया हूँ। तो यहाँ पे उसी 75वीं वर्षगांठ को यहाँ पे कमेमोरेशन हो रहा है और उस चीज़ को अंबेडकर साहब जो चीज़ यहाँ पे इम्बेडेड किए हैं अपनी अपनी अच्छी चीज़ों को जो हमारी संविधान में डाला गया है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डाला गया है। उन सब चीज़ों का बातें करते हुए ये कहा गया है कि हम लोगों ने संविधान को एक लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया है और इसका सही प्रकार से उपयोग किया है। तो ये चीज़ें थी। नेशन की स्पिरिट है, फर्स्ट स्पिरिट यही है कि नेशन फर्स्ट। पीएम मोदी यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं। अब आगे अगर एडिटोरियल पे देखा जाए, जो कि आपके संविधान को लेकर के, प्रीएम्बल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं जो एडिटोरियल में निकला हुआ है। वही एडिटोरियल क्या यहाँ पे बता रहा है दोस्तों? तो यही बता रहा है कि जो प्रीएम्बल है वो रिमाइंडर है, आपको बताता है कि आपको किस लाइन पे चलना है, यानी देश को किस लाइन पे लेकर के आगे चलना है। ये नहीं कि चलना था इधर और चल रहे हैं हम इधर, तो ये गलत बात है। एक डायरेक्शन आपको देने के लिए प्रीएम्बल का निर्माण करा जाता है, इसीलिए वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मात्र एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारे भारतीयों का एक आशा है, जिसके कारण वो अपने कार्य को, अपनी राइट्स को, ड्यूटी को, लिबर्टी को, हर एक चीज़ को सही प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्डिक्ट देखेंगे, कुछ केसेस देखेंगे और समझा जाएगा कि किस प्रकार से ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल किसकी तरफ हमें लेके जा रहा है। बात करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डन वेल to rebuff an attempt to question the characterization of the country as secular and socialist। ये दो टर्म हैं फ्रेंड्स, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, हम सभी लोग जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1976 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 जब होता है, उसी के समय में ये वर्ड भारत के संविधान में डाली जाती है। हालांकि अंबेडकर साहब यहाँ पे इस एडिटोरियल में यही कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं इसको डाल नहीं रहा हूँ। अंबेडकर साहब जब जीवित थे तब ये चीज़ें उन्होंने बोला था, लेकिन इसको डाला गया इमरजेंसी लगा करके। तो खैर, ये डालने के बाद भी यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं कि जो भी चीज़ें इस अमेंडमेंट में 42 अमेंडमेंट में इमरजेंसी के दौरान डाली गई, वो उसके बाद भी इसको हटाया नहीं जा सका। कहीं ना कहीं सहमति थी लोगों की, यही यहाँ पे चीज़ें बोल रहे हैं। इनहेरेंटली सेकुलर वाली चीज़ें तो थी ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारी इसी बातों को लेकर के बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग आज के परिदृश्य में देखें तो सीडो सेकुलर, मतलब नाम का बस सेकुलर रह गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यही चीज़ें बोल रहे हैं। आप देखते हैं अभी जस्ट हम लोग अगर देखा जाए तो संभल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे किस हिसाब से सेकुलरिज्म वाली बातें कही जा सकती हैं। अगर देखा जाए सही प्रकार से, संभल से पहले बहराइच में इस प्रकार के दंगे हुए थे। तो ये अगर इस प्रकार से देश में दंगे होंगे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करके, तो सही मायने में सेकुलरिज्म कहाँ रहा, यही बताइए आप। यही सारी चीज़ें हैं। एसआर बोमई का केस निकल के आता है 1994 में और सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस निकल के आता है। देखिए ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी केस से बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेंस में बना दिए जाते हैं। अनदर केस की बात करें तो सेकुलरिज्म यहाँ पे इसेंशियली रिप्रेजेंट करता है कि नेशन का कमिटमेंट, क्या कि हम किसी भी व्यक्ति को सही प्रकार से उसके फेथ की बात करता है, इक्वली ट्रीट करेंगे बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के। तो हम सबको राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मेंशन है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में, तो इसकी बात करता है। इक्वालिटी पे हम लेकर के चलेंगे। सोशलिस्ट जो टर्म है वो प्रीएम्बल में प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म। क्या हम लोग सही मायने में ये देखिए, दोनों चीज़ें इस एस्पेक्ट पे निकल सकती हैं, एक नेगेटिव निकल सकती हैं, दूसरा पॉजिटिव निकल सकती हैं। पहला, मान के चलिए इंडिया क्या अपना एक नया सेकुलरिज्म डेवलप किया है, तो सही मायने में एक अपना इंडिया सेकुलरिज्म डेवलप किया है कि इंडिया के स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होता है, धर्म सबका इंडिविजुअल
होता है। इसीलिए कोई इंटरवेंशन यहाँ पे स्टेट नहीं करता है, क्योंकि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है। यहाँ पे आगे चलेंगे, अगर देखेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट में, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में यहाँ पे ये मिलता है कि आज के इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म में बहुत सारे बदलाव हैं, जो यहाँ पे आपको अभी मैं बताया, जैसे कि संभल और बहराइच, इन सब जगहों पे बहुत सारे दंगे कम्युनिटी को लेकर के हो रहे हैं। क्या इस प्रकार के एक विशेष कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने से हम सेकुलरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म को और क्वालिटेटिव बना सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सोशलिज्म की बात करता है, ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक प्लस सोशल जस्टिस की भी बात करेगा, यानी सोशल इकोनॉमिक कितना है और इकोनॉमिक जस्टिस कितना है, ये चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे जो वर्ड डाला गया यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान, ये पार्लियामेंट उसे एक्सटेंड करती चली गई लेकिन हटाई नहीं। अब ये डिबेट जो चल रहा है 1978 से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया, तो जो सुप्रीम कोर्ट का पावर कम कर दिया गया था, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा करके हाई कोर्ट का भी पावर कम कर दिया गया था कि भैया जुडिशियल रिव्यू तक नहीं कर पाइएगा। वो 44वें अमेंडमेंट में यहाँ पे पावर दे देता है। 75 साल बीत गए हैं, अभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो चीज़ें चल रही हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट से, ये सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिसी को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी एडिटोरियल जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। यहाँ पे चलते हैं, शिंदे साहब क्विट कर रहे हैं सीएम से। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है रिसेंटली कंप्लीट होके आ गया है, और यहाँ पे फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस साहब, ये गवर्नर हैं महाराष्ट्र के गवर्नर साहब। अब यहाँ पे ये क्विट करेंगे तो देखिए कौन बनता है, ज़्यादा संभावना है यहाँ पे यही बनेंगे, लेकिन देखिए क्या होता है, अब आगे मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडिटोरियल पे काफ़ी प्यारा एडिटोरियल है, क्योंकि संविधान दिवस की बातें चल रही है दोस्तों, तो संविधान दिवस पे हमें वो चीज़ें देखनी ही पड़ेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ें हैं। बात करी जा रही है रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल की। तो रिपब्लिक और अनइक्वालिटी दोनों ऐसे टर्म हैं जो पॉलिटी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एक रिपब्लिकन कंट्री वो होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट होती है। रिपब्लिकन मतलब एक प्रकार से मोनार्कल गवर्नमेंट हो जाती है, एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जाती है। मोनार्कल मतलब राजा रानी आ जाएंगे इसमें, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्शन करा के आएंगे। तो मोनार्कल अगर अभी भी देखा जाए रिपब्लिकन के अंदर, तो आपके कहाँ पे है, इंग्लैंड में चलता है, जिसकी राजधानी मतलब लंदन इंग्लैंड में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, मोनार्कल गवर्नमेंट है वहाँ पे। भारत की बात करते हैं, इलेक्टेड, यहाँ पे नॉमिनेटेड और रियल दोनों यहाँ पे चीजें इलेक्ट करके आते हैं। तो ये चीजें थी रिपब्लिकन के अंदर। तो रिपब्लिक का मतलब आपको अभी मैं बताया, अनइक्वल मतलब किसी न किसी रूप से भारत में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जिसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनमें अनइक्वालिटी आ रही है। तो अनइक्वालिटी आएगी तो रिपब्लिक की बात करी जा रही है, यहाँ पे कंट्री की बात करी जा रही है, तो इसमें इनइक्वालिटी आएगी ही आएगी। 26 नवंबर 2024 को 75वीं वर्षगांठ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग मना रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट हो रहा था किस हिसाब से इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट होगा लीडर की, किस स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात करी जा रही थी, विचारधाराओं की बात करी जा रही थी, जैसे कि राइट विंग और लेफ्ट विंग। तो राइट विंग, लेफ्ट विंग और एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी भी आती है। सही मायने में सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी किसको रिजेंबल करती है, कांग्रेस को रिजेंबल करती है। लेफ्ट विंग किसको रिजेंबल करती है, तो रिजेंबल करती है आपके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। राइट विंग किसको रिजेंबल करती है, तो सही मायने में रिजेंबल करती है बीजेपी को। ये तीन आइडियोलॉजी हैं, इसी पे हमें आगे डिटेलिंग में आपसे बात करनी है, इसीलिए मैं सोचा इसको यहाँ पे क्लियर करके ही आगे बढ़ूं। अब पॉलिटिकल आइडेंटिटी इनके आइडियोलॉजी से ही निकल के आती है। इसी इंटरेस्ट को आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए हैं, किस हिसाब से लिबरल फ्रेमवर्क लेकर के आगे चले, लेकिन वो चाहते थे किस हिसाब से क्या करना, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल निकल के आता है स्टेट का, कि स्टेट को पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, किसमें, जो भारत में इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी उसको हमें कम करना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदारी किसको दे दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई थी कि अब भाई साहब जो पुअर सोशल इंडिकेटर है, जो भी आपके रीजन में पुअर पीपुल हैं, उनको समय समय पे आप ध्यान दीजिए, उनको अपलिफ्ट करने का बात करिए। यानी इनइक्वालिटी इकोनॉमिक, सोशल
ये चीजें कम करनी। ये नहीं कि सबको, मतलब ये आपको कह रहा है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम करिए, लेकिन ये जरूरी नहीं ये बोल रहा है यहाँ पे कि इकोनॉमिक की वजह से सबको यहाँ पे बराबर कर दीजिए, ये बातें नहीं बोला रहा है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी को कम करने की बात इस आर्टिकल में करी गई है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी चीज है फ्रीडम ऑफ सिटीजन होना चाहिए, जो अपनी एक्टिविटी को कैरी आउट करे विदाउट एनी स्टेट के इंटरफेरेंस से, ये चीजें कह रही है। बिलीफ ये होना चाहिए कि फ्री इन्वायरमेंट हो, ह्यूमन को पोटेंशियलिटी मिले, इंटेलेक्चुअलिटी मिले, ताकि वो अपना अच्छा से लिबरल तरीके से फ्री होके कार्य कर सके। तो ये लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी मेकर थे इस बात पे एग्री हुए कि हमें लिबरल पॉलिटिक्स अपने भारत में रखना पड़ेगा, यानी कंजर्वेटिव का कोई जगह यहाँ पे नहीं रखा गया। दूसरी तरफ यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करी जा रही है। सोशल इक्वालिटी का मतलब, एक समय था दोस्तों जब यहाँ पे एक अगर कुआं था तो यहाँ पे SC ST कम्युनिटी जो थे, ये लोग निचले तबके के लोग यहाँ से पानी नहीं भर सकते थे। ये उनके लिए स्पेसिफाइड होता था या फिर एक स्पेसिफिक टाइम इनको दिया जाता था, 1 घंटे 2 घंटे, उसी समय में ये पानी भर सकते थे। कुएं से पानी नहीं ले सकते थे, पौंड तालाब से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। तो ये सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ सकते थे, महाभारत गीता पुराण ये सब नहीं पढ़ सकते थे, संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे। तो ये सोशल इनइक्वालिटी में आती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, एसेट की बात करी जा रही है, वेल्थ की बात करी जा रही है, इनकम की बात करी जा रही है, पर कैपिटा इनकम की बात करना है। अब यहाँ पे जो रिच पीपुल हैं और जो पुअर पीपुल है, इनमें इतना गैप है कि वो सोच नहीं सकते हम लोग। इनकी 1 डे की कमाई 5,000 करोड़ रुपए है। इनकी वन डे की कमाई अगर एवरेज निकालेंगे तो 500 भी नहीं जाएगी। तो 500 एक दिन का अगर चला तो 15,000 रुपए महीने हो जाएंगे यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है एक कॉमन ह्यूमन बींग के लिए, याद रखिएगा ये बातें। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन के 200 रुपए भी नहीं कमा सकते, 100 रुपीज़ नहीं कमा सकते। तो ऐसे लोग भारत में, उनकी संख्याएं बहुत ज़्यादा है। इसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात यहाँ पे एडिटर कर रहे हैं। तो हमें अफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब सही एक्शन लेना पड़ेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी जो यहाँ पे ट्रीट करती है अनइक्वल इज एन अनइक्वल मैनर टू अचीव द कॉन्स्टिट्यूशंस विजन ऑफ इक्वालिटी। तो उसका मतलब यही समझिए, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है कि वो इन इक्वालिटी को खत्म करे, ना कि रिजर्वेशन इसीलिए जाता है कि यहाँ पे इन इक्वालिटी जो समाज में है उसको खत्म करे, और वो दिया ही जैसे इसीलिए जाता है कि इक्वालिटी को ला सके। पहले आप लोगों ने इतना मुझे शोषण किया, ये लाइन आपको समझ में आ ही रही होगी। आज की अगर बात करें तो हमें उसी को खत्म करने के लिए ये चीजें लेकर के आना पड़ा। तो ये चीजें आपको इसीलिए दे रही है, इसीलिए इक्वालिटी की यहाँ पे बातें करी जा रही है, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर देखा जाए। अब बात आ रही है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो 1976 में आया। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पावर इसमें कम कर दिया गया था, और इसी अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी लेकर के आया था 51A में। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसमें एक ही आर्टिकल आता है 51A, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी लेकर गया था। पहले क्या था, भारत में सारी चीजें थी, राइट्स थी, लेकिन ड्यूटी को मेंशन नहीं करी गई थी। फंडामेंटल राइट्स थी, DPSP थी, लेकिन ड्यूटी नहीं थी दोस्तों। ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेकर के आती है। हमेशा से लड़ाई रही है पार्लियामेंट्री की सॉवरेनिटी में और सुप्रीम कोर्ट के सॉवरेनिटी में। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि मैं बड़ा हूं पार्लियामेंट, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की मैं बड़ा हूं। दोनों में लगभग टसल रहता है। ये एक आम लैंग्वेज में मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर लीगली बात समझे तो इनमें दोनों में फाइट होती रहती है अपनी चीजों को लेकर के, कि कोई आप लॉ लेकर के आएंगे अमेंडमेंट तो ये सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड करार दे देता है। जैसे कि NJAC याद है आपको, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में लेकर के आया था। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो ये लेकर के आया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड करार देके ये अमेंडमेंट ही खत्म कर देता है। 42वां अमेंडमेंट ही था जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर वाली चीजें डाली जाती हैं भारत में। हालांकि पहले भी इस प्रकार की चीजें थी, लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इगैलिटेरियन आउटलुक की बात करी जा रही है। ये क्या होता है, यानी इक्वल, इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी की बातें चल रही है यहाँ पे। उस हम इक्वालिटी
के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फोकस करेंगे। इक्वालिटी का एम्स यही है कि क्रिएट करेंगे एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की, और जो भी मिनिमाइज कर सकते हैं हम इनकम इनइक्वालिटी की, यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पीपुल के अंदर। तो जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन लिबरलिज्म थे यहाँ पे, इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन लिबरलिज्म ये इंक्लूड क्या करते हैं, 3 एस्पेक्ट निकल के आते हैं प्रिंसिपल के रूप में। वो क्या है, इक्वल बेसिक लिबर्टी, उसके बाद क्या निकल के आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और डिफरेंसेस निकल के आता है। कॉन्स्टिट्यूशन यही एम करती है किस प्रकार से इगैलिटेरियन सोसाइटी को रखा जाए। फंडामेंटल पार्ट 3 में ये सब चीज़ें हैं, डीपीएसपी में भी डाली गई हैं पार्ट 4 में। कॉन्स्टिट्यूशन यही रिफ्लेक्ट करता है कि जो 3 प्रिंसिपल हैं उसको हम इगैलिटेरियन लिबरलिज्म तरीके से लेकर के चलेंगे। उसमें कोई कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, रूढ़िवादी सोच की जरूरत नहीं है, यही बातें बोली जा रही हैं। इगैलिटेरियन लिबरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या टारगेट कर रहा है कि हम रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी और नॉट क्रिएट एन एब्सोल्यूट इक्वल सोसाइटी। तो ये इक्वल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, जैसा कि पहले मैं बताया, लेकिन ये है कि जो इनकम का गैप हो गया इतना, रिच पीपुल और रिच होते जा रहे हैं और पुअर पीपुल और पुअर होते जा रहे हैं, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, उसको हम कम करेंगे। उसी गैप को कम करने की बात करी जा रही है कि एब्सोल्यूट यहाँ पे इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए फोकस नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी को कम करेंगे। एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करेंगे जो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करे, यानी सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी हो, और स्टेट का इंटरवेंशन से हम इस प्रकार की चीज़ें लेकर के आते हैं। आर्टिकल 39C में इम्फेसिस किया गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम ought not to be result in a concentration of wealth, और जो concentration of wealth कैपिटलिस्ट क्लास के पास है वो चीज़ें बहुत हद तक कम होना चाहिए। ये कॉमन डेट्रीमेंट हो जा रहा है, खतरा हो जा रहा है किसके ऊपर, पुअर के ऊपर, ये प्रॉब्लम निकल के आती है। पुनः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे इस चीज़ को रिट्रीट करता है प्रिंसिपल के रूप में, और क्या बताता है कि जो जजमेंट आपका आई है 1990 में इंड में आया था ये चीज़ें, DS नाकरा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में, तो कोर्ट इस बात को कहती है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पे प्रोवाइड करती है, किसको, वर्किंग पीपुल और सोशल सिक्योरिटी को, जो इस प्रकार की सामना करते हैं प्रॉब्लम। तो वेलफेयर स्टेट की बात करती है। वेलफेयर स्टेट तभी आ सकता है जब यहाँ पे DPSP पे कार्य होगा। DPSP सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, ये इन्फोर्सिबल, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, यानी स्टेट के ऊपर है। DPSP को चलाता है, अपने रूल्स रेगुलेशन में कोई भी नियम बनाता है तो स्टेट के ऊपर है, माने या ना माने उसके ऊपर है, कोई लीगली यहाँ पे इन्फोर्सिबल चीज़ें नहीं है। दूसरी तरफ एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड और अदर्स, तो यहाँ पे 1996 में कोर्ट क्या कहता है कि आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, यानी विचारधाराओं की बिंदु पे देखा जाए तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, DPSP भी हैं, हम सभी लोग जानते हैं, जो एक यहाँ पे कहीं ना कहीं इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात करता है, प्रोटेक्टिंग सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है, इंडिविजुअल को इस प्रकार के अधिकार की बात करता है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दूसरी तरफ जो केस निकल के आ रही है समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, 1997 में ये चीज निकल के आ रही है। कोर्ट यहाँ पे क्या इंटरप्रेट करता है, तो यहाँ पे जो सोशलिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिड्यूस कर रही है यहाँ पे इनइक्वालिटी, तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं, इनकम में इनइक्वालिटी को हमको कम करना है और इक्वल अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट करना है, क्रिएट करना है इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी बराबर का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी सबके लिए। VR कृष्णा अय्यर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर रहे हैं आर्टिकल 39B DPSP में, तो कर्नाटका स्टेट होती है और ARC ETC वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी ऑफ ANR ETC, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट रिसोर्स की बात करते हैं जो किसके एम्बिट में है, कम्युनिटी के एम्बिट में है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक प्राइवेट रिसोर्स यानी पब्लिक प्राइवेट रिसोर्स कम्युनिटी के अंतर्गत है, कम्युनिटी की बात करी जा रही है, जहाँ पे जो कम्युनिटी रह रही है उसकी रिसोर्स की बात कर रही है, ये पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्स की बात करी है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी यही चीज़ें दिखा रही हैं कि हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी बराबर की सोसाइटी को
निर्माण करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कम होंगी। रिसेंटली अगर कोर्ट को देखें तो अपनी चीज़ों से ओवरटर्न हो गया, फिर से मुड़ गया है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि विदाउट लोकेटिंग विद इन द आर्टिकल 39C, पहले इसी को लेकर के बोला है, अब यहाँ पे उसी को उल्टा जवाब दे रहा है। क्या रहा है, कह रहा है कि एम्पावर किया जाता है स्टेट को कि वो इंटरवेन करे और रेगुलेट करे इकोनॉमिक सिस्टम, किस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही लोगों के अंतर्गत ये चीज़ें फैल गई हैं जो इगलिटेरियन सोसाइटी को बनाने में मदद कर रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्टेट के हाथ में तो पावर थी ही, लेकिन वहाँ पे अपने ही चीज़ों से वो मुकर जाती है। फंडामेंटल राइट्स की बैकग्राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। पार्ट 3 में दोस्तों 12 से 35 तक ये आर्टिकल आता है जिसे हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं। ये राइट टू इक्वालिटी का आता है 14 से 18, और यहाँ पे पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 30 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म और इनइक्वालिटी किस हिसाब से चल रही है। न्यू लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में बात करी गई, यानी जो भी लिबरल रिफॉर्म्स हुए हैं, सुधार हुए हैं, उनको अगर देखा जाए तो आइडियोलॉजी में हमें क्या मिलेगा, तो हम पुनः बैक सीट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट की अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशंस हैज विड्रॉन इस कमिटमेंट, अपने जो चीज़ों को हम लोग कमिटमेंट किए थे संविधान में, उससे हम पलट रहे हैं। यही चीज़ें हैं जो इगलिटेरियन सोसाइटी को बनने नहीं दे रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लूकस चांसेल और थॉमस पिकेटी यहाँ पे पेरिस स्कूल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्यूमेंट किए हैं यहाँ पे राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया अपने काम में। तो यहाँ पे बुक्स क्या नाम है, इंडियन इनकम इनइक्वालिटी 1922 से लेके 2015 तक। कौन, यही दो व्यक्ति 2022 से लेकर 2015 तक ये रिपोर्ट आया है कि ब्रिटिश राज से लेकर के बिलीनियर का राज कैसे आया है। 2019 में ये चीज़ें आई हैं। तो रिसर्च में क्या मिला यहाँ पे कि जो 1% अर्नर हैं वो 21% टोटल इनकम 1930 में रखते थे, लेकिन उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ भारत, तब यहाँ पे वेलफेयर स्टेट आया और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल की आइडियोलॉजी सही प्रकार से लेकर के आई। याद करिए, जमींदारी एक्ट को हटाया गया, एबोलिशन एक्ट, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, टीनेंसी एक्ट, ये सब आया था 1950 के सेशन में, जिसके कारण लोगों को लैंड भी दिया गया, लैंडलेस पीपुल को लैंड दिया गया, जो खेत में काम कर रहे थे उनको लैंड भी दिया गया था। ये चीज़ें याद है, कई बार मैंने बताया। तो यहाँ पे जो गैप थी वो कुछ हद तक घटी। टॉप 1% अर्नर के पास 6% ऑफ द टोटल इनकम 1980 तक चीज़ें थी, लेकिन बाद में आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात देखें, जो नियो लिबरल 1990 में रिफॉर्म्स हो गए, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करें, एलपीजी रिफॉर्म, तो यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाते हैं। 1919 में जो रिफॉर्म आता है बहुत हद तक चीज़ें बदलती भी हैं, और वो रिफॉर्म तो ज़रूरी थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारा बदलाव आता है और प्रायोरिटाइज हो जाती है पब्लिक प्राइवेट, यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो स्लो करता है विड्रावल ऑफ द वेलफेयर इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, यानी कहीं ना कहीं वेलफेयर की थ्योरी को नीचे रख के सीधे कैपिटलिस्ट क्लास की थ्योरी को ऊपर बढ़ाया जाता है। पॉजिटिव रोल जो क्रिएट करना था हमें अपने देश के अंदर, कि हम किस प्रकार से अपने देश में इगलिटेरियन सोसाइटी को ला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। टॉप 1% इनकम की बात करें तो यहाँ पे पहुंच गया है 22% ऑफ द टोटल इनकम, जो पुनः इनइक्वालिटी लेकर के सिचुएशंस और बुरा सिचुएशंस लेकर के आ रहा है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड को अगर देखें तो एक कभी 1% से 6% तक ये चीज़ें हुई, अब यहाँ पे 22% चीज़ें निकल के आ रही हैं। रिसेंट रिसर्च 2024 में ये कह रहा है कि टॉप 1% ऑफ द इनकम और वेल्थ शेयर जो पहुंच चुका है 22.6 यानी 40.1 22-23 में देखा जाए तो। ये थी रिपोर्ट रिसेंट 2024 की, और ये बहुत हाई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
यानी 1% पीपुल जो हैं ऑलमोस्ट 80 to 19% लोगों का इनकम या एसेट रख रही हैं। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें तो यहाँ में यही चीज़ें प्रिपेयर करी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस कमीशनड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चीज़ें निकल के आती हैं। और यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 में कराया गया, तो यही चीज़ें निकल के क्या आई यहाँ पे कि जो एवरेज मंथली वेजेज है वो कितना है, 25,000 है, ऑलमोस्ट 3 लाख प्रति वर्ष है। लेकिन अर्न किया जाता है क्या, ये टॉप 10% के द्वारा ये चीज़ें करी जाती हैं। और बाकी जो 90% अर्न करते हैं वो कितना अर्न करते हैं, लेस देन 25,000 पर मंथ। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, यहाँ पे सोच सकते हैं। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी यहाँ पे फेस हो रही है। हाउ मेजर अर्बिंग द पॉवर्टी वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं वायलेट ही करते जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरलैप और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती हुई जा रही है। रिपोर्ट में यही दर्शाया गया कि टैक्स जस्टिस और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की देखा जाए, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब यहाँ पे पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाती है, यहाँ पे ये एविडेंस निकाल के लेके आ रही है कि इस हिसाब से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 22-23 का रिपोर्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो 90% का यहाँ पे बिलीनियर वेल्थ, याद रखिएगा ये बातें, 90% ऑफ द बिलीनियर्स वेल्थ जो अपर कास्ट ही रखता है। इसीलिए मैं यहाँ पे SC ST दलित ट्राइबल पीपुल की बात कर रहा था। 90% बिलीनियर वेल्थ अपर कास्ट रख रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे कोई भी बिलीनियर नहीं है। OBC यहाँ पे 10% है। शेड्यूल्ड कास्ट यहाँ पे 2.6% बिलीनियर के वेल्थ में रिप्रेजेंटेशन रख रहा है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि 14 से लेकर के 22 तक OBC का शेयर कम हुआ है, यानी बिलीनियर में जो शेयर थी 20% वो घट के 10 हुई है। और अपर कास्ट लोगों की जो शेयर थी 80% वो बढ़ के 90% हुई है। तो रिच कौन हो रहा है, ये लोग। अपर कास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप निकल के आ रहा है जो वेल्थ को कंसंट्रेट कर रहा है। इनके प्रोपोर्शन के अनुसार, इनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार अपर कास्ट वाले ज़्यादा ही धनी हैं। तो यहीं पे ऑक्सफैम की इंटरनेशनल रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है, जो राइज इन द नंबर ऑफ बिलीनियर्स फ्रॉम 9 इन द ईयर 2000 टू 119 2023 तक 119 बिलीनियर तैयार हो चुके हैं। कंपेयर करी जाए अगर इनकम इनइक्वालिटी की, तो यहाँ पे यही चीज़ दर्शा रही है कि ये 941 साल लगेंगे फॉर ए मिनिमम वेज अर्नर टू अर्न व्हाट ए टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव अर्न अ ईयर इन इंडिया। तो हम लोगों को 941 साल लगेंगे भैया, ऑलमोस्ट 1000 साल लग जाएगा कि जो अभी कॉर्पोरेट कमा रहे हैं उसको कमाने में। तो ये डाटा है जो हमें इनकम इनइक्वालिटी की, सोशल इनइक्वालिटी की, हर चीज का डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे यही बातें बोल रहा है कि जो विजन लेकर के हम चले थे इगैलिटेरियन सोसाइटी की, उसके हमें कम करना है। जो वायलेशन चल रही है उसको कम करना पड़ेगा। सोशल इक्वालिटी जो ओवरलैप कर रही है उसको हमें सही करना पड़ेगा। बाबा साहब की बातों को हमें फोकस करके सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो खतरे में है उसको हमें यहाँ पे, जो खतरे में है उसको सही करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई है। फ्रेंड्स, अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक विनम्र निवेदन है कि आप इसको फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे जरूर से शेयर कर दें। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है दोस्तों। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से भारत गुजर रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री बनने जा रहा है। वर्ल्ड को
अगर कंसीडर करें। क्या होता है ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, तो हम यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे ये एक नॉर्मल आइज है, लेकिन ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। आपका आंख ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण आंखों में जो रोशनी आती है वो आपका रेटिना तक जाकर के इमेज बनाती है, लेकिन आंख जैसे ही ओपेक हो जाता है, यानी कोई भी चीज ये पार नहीं कर सकता इस वाले कॉर्निया को, जिसके कारण यहाँ पे व्हाइट लेयर आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आंखों में, तो जो व्हाइट लेयर है ये कॉर्निया हो जाती है बाद में, जिसके कारण ये इमेज ही नहीं फॉर्म कर पाता है, तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है जिसके कारण निकल के भारत में बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है कि डोनेशन सही से नहीं हो रहा है, किसका? कॉर्निया का। कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो यही बातें बोली जा रही हैं, उसके मरने वाले समय पे ही हम अगर उसके रिक्वेस्ट से उसको रिक्वेस्ट करके परमिशन करके, और इस प्रकार का रूल भी इंडियन गवर्नमेंट में बने कि जब कोई मरता है उसको अंगदान करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, हालांकि परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी, ऐसा नहीं है कि फोर्सिबल। तो इस हिसाब से कुछ लॉ बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें वो चीज़ें लोग प्रदान करेंगे। क्या? कॉर्निया। और तब जाकर के जो इतना कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो रहा है लोगों का, हम रोक पाएंगे। तो इसी के सपोर्ट में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। लगभग 30% ये आवश्यकता है, लेकिन पूरा यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे बात करी जाए नीड टू परफॉर्म, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, लेकिन यहाँ पे 30% ही हो पा रहा है, 70% का गिनती नहीं है, वो अंधे घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए कितना दयनीय है। हम लोग दे सकते हैं, मरने के बाद अपने आंखों को दान बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस लोग दिए हैं, तो हम लोग भी दे सकते हैं, ये चीज़ें कही जा रही है। तो यहाँ पे उसी की बात करी जा रही है। हमें इस प्रकार की चीज़ें लेकर के आई। थोटा 1994 में ये चीज़ें एक्ट आती हैं। क्या है ये? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। ये थोटा एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1994 में आता है। इसी एक्ट के अंतर्गत ये पावर होती है, अलाउ करता है ये कि कॉर्निया को रिट्रीव करिए फ्रॉम ऑल एलिजिबल डेथ इन हॉस्पिटल। जितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं उनके कंसेंट से ये चीज़ें लेनी चाहिए। अगर वो कंसेंट दे नहीं रहे हैं, उनके पड़ोसी कंसेंट दे नहीं रहे हैं, तो आप नहीं निकाल पाते हैं। ये प्रॉब्लम भारत में निकल के आ रही है। अच्छा, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर नोटो आती है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। 3 अगस्त 2024 को ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जा रहा है, जो 14वां है। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर के। टोटल ट्रांसप्लांट 2013 में कितना कम था, और 16,000 यहाँ पे 2022 में बढ़ा है। हालांकि ये वाले सेशन में देखिए घटा था कोविड वाले सेशन में, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है। नेक्स्ट देखा जाए तो लिविंग जो ह्यूमन बींग है, जो जीवित हैं और ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, यानी किसी को किडनी दे दिया कोई भाई, तो किसी को वो दे दिया, क्या बोलते हैं, लीवर का कुछ पार्ट आप अगर दे देंगे तो आपका लीवर पुनः उसको रेडी कर देगा। आपका लीवर भगवान ऐसे बनाया है, मतलब नेचर ऐसे बनाया है। आप जो भी हैं, अगर नास्तिक हैं तो प्रकृति को समझ सकते हैं, आस्तिक हैं तो भगवान को समझ सकते हैं। तो ये लीवर ऐसा है, अगर उसको काट के दूसरे को दिया जाए तो भी वो रिपेयर अपने आप को पुनः रीजनरेट कर लेता है। 2013 में हम कम थे और 22 में इसमें भी हम बढ़े हैं। किसमें? लिविंग ट्रांसप्लांट है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवित है और अंगदान कर रहा है। जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका डोनर तो यहाँ पे वही 941 2022 में चल रहा है। देखिए कितना कम है। डिजीज ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं मरने के बाद, तो यहाँ पे लगभग 3000 है 2022 में। यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मरे हुए लोग हैं उनसे अगर, तो यहाँ पे 1500 के आसपास हैं। यहीं पे अगर देखा जाए 2022 में आंकड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट की, ये नंबर तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन देखिए कितनी कम है। लंग ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो 144 है। यहीं पे पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट की बात करेंगे तो मात्र 26 है। सोचिए कितना ये कम नंबर है, और प्रॉब्लम इतना निकल के आता है देश में, लेकिन यहाँ पे अंगदान कोई करना ही नहीं चाहता। डिजीज्ड ऑर्गन डोनर, मरे हुए लोग जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो तेलंगाना में निकल के आ रहा है 124। यहाँ पे ऑर्गन डोनर की बात निकल के आ रही है। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा इससे, डिसीज्ड डोनर
जो मरे हुए लोग हैं उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा। तमिलनाडु टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे तो पहला स्टेट निकल के आ रहा है, उसके बाद तेलंगाना निकल के आ रहा है डिसीज डोनर में। यहीं पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट तो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। लोगों का कंसेंट लेने में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब हॉस्पिटल में कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं, ग्रीफ में पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। उनसे कैसे कहा जाए कि आपके जो रिलेटिव मरे हैं उनके बॉडी पार्ट्स हमें चाहिए, कॉर्निया चाहिए, हार्ट चाहिए, लंग चाहिए, ये कहना भी उनको मनाना भी बहुत प्रॉब्लम निकल के आता है। प्लस रिलीजियस प्रॉब्लम भी निकल के आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है कि हमें पूरी बॉडी चाहिए, नहीं तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें भी भारत में बहुत हद तक अंगदान को रोकती हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिसके कारण कॉर्निया ओपेक हो जाती है। और ये ओपेक होने का कारण ये है कि क्या है, मल्टी विटामिन्स की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कमी, विटामिन ए की कमी, और इंजर्ड हो जाते हैं कुछ, वो भी हो जाते हैं। और ये सब प्रॉब्लम निकल के आती है जिसके कारण यहाँ पे कॉर्नियल में किस प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो आपको ओपेक हो जाता है। ये ओपेक वाली प्रॉब्लम जो अभी आपको मैं दिखाया यहाँ पे, ये ओपेक कंडीशन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसको सही प्रकार से कैसे किया जाए, तो आई बैंक क्रिएट करना पड़ेगा कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करने के लिए, प्लस सही प्रकार से क्वालिटी डॉक्टर भी रखनी पड़ेगी। 500 एक्टिव कॉर्नियल सर्जन जो यहाँ पे परफॉर्म करें 200 प्लस ट्रांसप्लांट ऑन एन एवरेज ए ईयर। तो ये चीज़ें होंगी तब जा कर के हो पाएगा। इसके ऊपर नियम बनना चाहिए, इस अप्रोच से लेकर के चलना चाहिए कि अगर डिमांड इतना है तो कैसे पूर्ति भी होगी। प्रेजेंट अगर कंसेंट यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है और तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, क्योंकि परमिशन देने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। कॉर्निया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये कोई टिश्यू नहीं है कि आप 10 दिन के बाद निकाल सकते हैं। इसके लिए 10 घंटे के अंदर ही कॉर्निया को निकालना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। यही चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। और यहाँ पे कंसेंट ही नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। डोनेशन की बात करें कि अंगदान यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाता है और पॉलिसी उस हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी ताकि जो भी कॉर्निया को डोनेट कर रहा है सही प्रकार से हम लोग अप्रोच कर सकें। लेजिस्लेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कंसेंट उनका जो ज़रूरत है उसको भी ध्यान में, उसका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बिना उनके इजाज़त के, बिना परमिशन के आँख निकाल लिया जाए, मतलब कॉर्निया ही निकलती है तो वो निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे सही प्रकार से पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पॉलिसी भी अपनानी पड़ेगी जो यूएसए जैसी कंट्री में चलती है। तो स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, पोर्तुगाल, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लोग डोनेट कर देते हैं अपनी आँखों को, हार्ट को, लंग को, किडनी को। लेकिन भारत जैसी कंट्री में पूरी बॉडी ले आकर के लाखों लाख प्रतिदिन हॉस्पिटल में मरते हैं, लेकिन ले आकर के क्या करते हैं हम लोग, जला देते हैं, दफना देते हैं। तो इससे हमें बाहर निकलनी पड़ेगी। यही चीज़ें यहाँ पे बोल रही हैं। मॉडल दैट वर्क कार्य करेगी, वो इसी प्रकार से कार्य करेगी जब हम इस प्रकार से रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट को लेकर के चलेंगे। जो अगर रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वेस्ट डालिए, नहीं तो आप एक नियम बनाइए थोटा के तहत जो चल रहा है। आपको वहाँ से अगर आइज की कोई प्रॉब्लम निकल के आ रहे हैं बहुत सारे केसेस में, तो हमें उसको सरकार लेगिस्लेशन, नियम बनाए, कानून लाए, एक्ट लाए राज्यों में, तब ये चीज़ें होंगी। यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। 1,40,000 कॉर्निया हार्वेस्ट किया गया रामायणा इंटरनेशनल आई बैंक, कहाँ पे, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद। ये चीज़ें याद रखिएगा। 35 साल में यहाँ पे ओवर 70% हैव कम फ्रॉम HCRB, यहीं से ये चीज़ें आए हैं। 70% साउथ में, तो साउथ के लोग एक्टिव भी हैं। अभी रिसेंटली आपको बताया तमिलनाडु स्टेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डिसीज्ड डोनेशन किया है ऑर्गन को लेकर के। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा यहाँ पे हैं जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नहीं है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में। और दूसरी कंट्री में अगर देखा जाए तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट निकल के आ रही है। रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट अप्रोच यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम ये चीज़ों का समाधान लेकर के
आ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम निकल के आएगी ही आएगी दोस्तों। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर से फेसबुक पे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें। अब चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल निकल के आया है, इसको देखेंगे जल्दी से। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जूरिडिक्शन एग्रीमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं, रिसेंटली इंडिया साइन किया है। और ये किस चीज़ को लेकर के है, समुद्र को लेकर के है कि अगर समुद्र है ये, फॉर एग्जाम्पल समुद्र है ये और ये लैंड है, तो ये समुद्र में कितने हद तक आप जा करके समुद्र के रिसोर्स का दोहन कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, इसी की तारीफ हो रही है। तो अब इसकी अगर तारीफ हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि किस प्रकार से इंडिया की चीज़ों को प्रेज किया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी, सेप्टिसिज्म भी चल रही है, तो उसी को यहाँ पे देखा जाएगा। लैंडमार्क स्टेप ये है कि किस प्रकार से गवर्नेंस चलेगी, किस प्रकार से ट्रीटी यहाँ पे क्या बोल रही है कि हम कैसे अपने मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम की जब बात आती है तो दोस्तों इसी की बात आती है। ये आपका लैंड हो गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया और ये डीप सी हो गई जहाँ पे जाकर के माइनिंग होती है। 12 नॉटिकल माइल्स, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ पे नॉटिकल माइल्स बेस लाइन को बोला गया। 12 नॉटिकल माइल आपका टेरिटोरियल सी कहलाती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर बैकग्राउंड में जाकर के इसको देखें तो यही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिल रहा है। ये कंटिगुअस जोन है, यानी टेरिटोरियल जोन, कंटिगुअस जोन 12-12 का, और यही कंटिगुअस जोन आपका एक्सक्लूसिव जोन में भी आ जाता है जो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। इसके बाहर आप जाकर के नहीं कुछ कर सकते, ये हाई सी में आता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब ये चीज़ें आपको बता दिया तो आपको समझने में यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए कि क्या ट्रीटी है जो निकल के यहाँ पे ट्रीटी आई है, तो यहाँ पे सबसे पहले यही बातें बोली जा रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उसको हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं जो इम्प्लीमेंट करने की बातें निकल के आ रही हैं एग्रीमेंट में, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ये समुद्र के नियमों को देखेगा, ये यही बॉडी है। चलिए पहले बैकग्राउंड डिटेलिंग इसकी देखें जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जिसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन कहते हैं, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोलते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है लीगल फ्रेमवर्क सभी मरीन और मरीन एक्टिविटीज, मैरीटाइम एक्टिविटीज पे। पहले ये फ्रीडम ऑफ सीज के नाम से चलता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, अनक्लॉज रखा गया। 17वीं शताब्दी की बात है ये। अनक्लॉज की बात करें तो डज नॉट डील विद मैटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट के मैटर को नहीं देखता, और to resolve issue of sovereignty as that field is governed by the rule of customary international law on the acquisition of loss of the territory, ये नहीं देखता बल्कि रिसोर्सेस को जरूर देखता है। थर्ड अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस लॉ ऑफ द सी कन्वीन किया गया न्यूयॉर्क में 1973 में, और पहला की बात करें तो 1956 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और दूसरा देखा जाए तो 1960 जेनेवा में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई। अनक्लॉज डज नॉट डील करता है मैटर ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, पुनः बता रहा हूँ नहीं करता है, और रिजॉल्व करता है इशू ऑफ सॉवरेनिटी, तो ये भी नहीं करता है। ये करता है क्या चीज़ें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में जो चीज़ें आती हैं उसी को लेकर के टारगेट करता है। कंजर्वेटिव किस प्रकार से करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन करें, और उसके रिसोर्सेज का सही प्रकार से इस्तेमाल करें विथ अनक्लॉज लीगल फ्रेमवर्क। तो आप टेरिटोरियल डिस्प्यूट लेकर के अनक्लॉज में नहीं जा सकते, वो सुनेगा ही नहीं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। अब अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ पे हमें मिलेगा देखने को कंजर्विंग मरीन बायोडायवर्सिटी की बात करेगा, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट मरीन जेनेटिक रिसोर्स की बात करेगा,
मैंडेटिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेगा, हार्मफुल एक्टिविटी ना हो, जियोपॉलिटिकल राइवलरी, जुरिडिक्शन, इन सब की चीज़ों को भी देखते हुए आगे चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मरीन डाइवर्सिटीज को सही प्रकार से उसका उपयोग हो, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से उसका यूजेज हो, उसी पे फोकस करता है। क्या चैलेंजेस हैं? तो ट्रीटी बहुत एम्बिगुअस है, यानी कई सारे इस पे दो अर्थ अगर देखा जाए तो दो अर्थ इस पे निकलते हैं। लैक ऑफ क्लियर इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे ये इम्प्लीमेंट करेगा। अगर बात करी जाए 104 कंट्री में से मात्र 14 ही हैं जो इसको साइन की हैं और बाकी सारी कंट्री जो हैं इसको साइन नहीं की हैं और ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जब कंट्री साइन नहीं करी है? तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए पर्टिकुलरली तो इस रीजन में जैसे कि साउथ चाइना सी हो गई जो बहुत सारे क्लेम को साउथ चाइना सी में निकल के आती है, तो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया निकल के आ रही है। इसी कंसेंसस को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले रीजन में? किस वाले? साउथ चाइना सी में। क्यों? क्योंकि फिशिंग हर कंट्री कोस्टल, भारत की इतनी बड़ी कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे हर जगह मछुआरे रहना है। उनके सेंटीमेंट का क्या, उनके जीविका का, लिवलीहुड का क्या, एम्प्लॉयमेंट का क्या, वो तो मछली पे ही निर्भर रह रहे हैं, उनका क्या? तो ये बे ऑफ बंगाल स्टेट जो भी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, MPA अफेक्टिंग लिवलीहुड जो अभी बात कर रहे थे रिसोर्सेज, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो ट्रीटी अपने आप में ही बहुत सही मायने में इम्फेसिस करती है कि जो हाई सी प्रिंसिपल है, यानी डीप ओशियन में जा करके, दूसरे के ओशियन में जा करके, दूसरे के एरिया में घुस करके ये जो हम मछली पकड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका के मछली वाले अपने भारत में आके मछली पकड़ रहे हैं और अपने वाले श्रीलंका में घुस जा रहे हैं, तो दोनों कंट्री अरेस्ट कर ले रही है। ये सब भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और सस्टेनेबल रिसोर्स का इस्तेमाल करिए, ये नहीं कि जितना मर्जी उतना फिशिंग कर लीजिए, क्योंकि मछलियाँ भी एक प्रकार से बैलेंस ही का काम करती हैं। उसी की बात यहाँ पे बोली जा रही है। मरीन की जेनेटिक रिसोर्स की बात करी जा रही है। ट्रीटी इसमें नियम डाला गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट करेगा, इसको एक्सप्लॉइटिंग रूप में नहीं इस्तेमाल करे, जो भी यहाँ पे रिसोर्स है उसका सही प्रकार से दोहन करे। रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पे हुई ही नहीं है। विदाउट रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी कैसे ये चीज़ें चलेंगी, हमें देखना पड़ेगा कि हम इसमें किस प्रकार से चीज़ें लेकर के चलेंगे। जो छोटे छोटे स्टेट हैं वो डिसएडवांटेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत ये है तो ये छोटे छोटे कुछ स्टेट हैं, उनकी किस प्रकार से पूर्ति होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी जा रही है। पार्टनरशिप यहाँ पे होगा तभी जा करके निकल के आएंगी जो मिडिल इनकम कंट्री है। इनइक्वालिटी यहाँ पे मरीन और रिसर्च की भी निकल के आ रही है। ये ट्रीटी फोकस करता है हाई सी ओवरलुक्स में, यानी इंटरकनेक्टेडनेस मरीन इकोसिस्टम की। इसी इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि कहीं जाकर के आप फिशिंग नहीं कर सकते, एक एरिया है उसी में फिशिंग कर सकते हैं, प्लस लिमिट भी है, उससे ज़्यादा भी फिशिंग नहीं कर सकते। नहीं तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप प्रवेश करिएगा, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका में बहुत सारे मछलियाँ कम हो गई हैं और ये बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन जा करके रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम निकल के आ रहा है। ये आपका एरिया है टोटल, अगर देखा जाए टोटल एरिया आपका ये है और इस एरिया से निकल के आप इधर निकल के चले जा रहे हैं, ये फिशिंग कर रहे हैं, इस वाले डीप फिशिंग कर रहे हैं और अंदर जा कर के बड़े बड़े शिप ले जा कर के फिशिंग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस वाले अगर एरिया को देखा जाए। तो इसीलिए उनका एक एरिया है, वहाँ पे आपको फिशिंग करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर करा लें अगर कोई भी इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो क्या होता है ये, यानी अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले EIA होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो इन्वायरमेंट को हजार्ड यहाँ पे होगा, लेकिन उसको सही प्रकार से अगर ले करके चलें तो इन्वायरमेंट को हैजार्ड हम लोग करेंगे लेकिन यहाँ तक ही करेंगे, ये इतना गैप, यही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है। तो हम लोग इन्वायरमेंट को यहीं तक हैजार्ड कर पाएंगे, ये इतना बच जाएगा सेफ। तो ये अगर हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते तो यहाँ पे हम पहुँच जाते, बल्कि यहाँ पे पहुँच जाते। तो यही चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें देखी जा रही हैं कि इनहेरेंट वीकनेस भी निकल के आ रही है। ट्रीटी को इन्फोर्समेंट सही प्रकार से मिल नहीं रही है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्री निकल के आ नहीं रही है सिग्नेटरी, तो जो डिवाइड है उसको कैसे भरा जाए। हाई सी ट्रीटी इसी को बोलते हैं जो अभी आपको बताया मैं।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल लिमिटेशन निकल के आ रही हैं, इसको हमें सही करना पड़ेगा। ग्लोबल साउथ वर्ड कई बार मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ग्लोबल साउथ वाली कंट्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, डोमेस्टिक लॉ को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भी वेल्दियर नेशन है, जो भी कमिटमेंट रखी हैं अपनी टेक्निकल और फिनेंशियल सपोर्ट, वो इस ट्रीटी में अपना इक्विटेबल शेयर दिखाएं, कम से कम योगदान दें, तब यह चीज़ें सफल होंगी। नहीं तो यहाँ पे विदाउट पॉलिटिकल कंसेंसस ये क्लियर कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे ये जो BBNJ जो एग्रीमेंट है ये और भी ज़्यादा इनइफेक्टिव हो जाएगा और ओशियन में और ज़्यादा प्रॉब्लम और स्ट्रेस निकल के आएगा। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे नॉर्वे एक कंट्री है, कंट्री ये नॉर्दर्न अगर देखा जाए तो ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है, आपके जस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट रसिया के, उसी लोकेशन पे ये कंट्री है। तो नॉर्वे एपॉलजी का है, माफ़ी मांग रहा है। किस कम्युनिटी से? तो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है एक सामी, इसी कम्युनिटी से, सामी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी से माफ़ी मांग रहा है। सामी है, केवेन है, फॉरेस्ट फिन है, इन कम्युनिटी से माफ़ी मांग रहा है। कह रहा है आप लोगों को ज़बरदस्ती आप लोगों के बच्चों को स्कूल और बोर्डिंग स्कूल में हम लोगों को भेज दिए, हालांकि आप लोग इंडिजिनस पीपुल थे, ट्राइबल पीपुल थे। तो इन लोगों को इनकी अपनी ट्रेडिशन होती है, कल्चर होती है, रिचुअल होती है, परंपरा होती है दोस्तों, इसको ये प्रिजर्व कंजर्व करके पालन करते हैं, जिसके कारण इनका अपना लैंग्वेज होता है, अपना अलग फूडिंग हैबिट, लिविंग स्टैंडर्ड होती है, जो यहाँ पे बहुत सारे सूमी जिसे बोला गया है, यही ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंडियर हर्डर होते हैं, ये इसी को पालते हैं। तो रेंडियर आप देख सकते हैं, इसको पालते हैं ये लोग, और इनके बच्चों को एक समय था नॉर्वे में, इनको बच्चों को एजुकेशन के लिए इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में मतलब ढकेल दिया गया, जो इनको बहुत हद तक अच्छा नहीं है। विद्रोह भी किए थे ये लोग। आज के डेट में इनके सूमी के लिए स्पेशल स्कूल बनाई गई है, स्पेशल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बहुत डेवलपमेंट कार्य हो चुके हैं। तो यही यहाँ पे माफ़ी मांगी जा रही है नॉर्वे में। ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ था जो अभी आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं ये ग्रुप आपको समझ में आया होगा। नॉर्वे के लोग, नॉर्वे की जो लेजिस्लेचर है वो अपॉलजी मांग रहे हैं इस कम्युनिटी से। अगर क्वेश्चन आए सामी कम्युनिटी कहाँ है, तो नॉर्वे में है। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी कम्युनिटी हैं जिनको मुझे आपको बतानी है। तो वो कहाँ पे हैं? वो यही कम्युनिटी हैं, सामी, कीवन, फॉरेस्ट फिन, ये कम्युनिटी से भी ये चीज़ें करी जा रही हैं। तो ये इंडिजिनस पीपुल हैं वहाँ के, और ये लोग इनके चिल्ड्रंस को, मैंने जैसा कि बोला, वो बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए थे। यानी उनकी अपनी, अभी भारत की हम सीधे बात करें तो भारत में भी बहुत सारे ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो एजुकेशन अपनी देती हैं। तो वो अपने रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने गॉड, अपने एरिया को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं भारत में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। हम लोग अपने कंट्री में उन ट्राइबल का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी अलग ट्रेडिशन और कल्चर है भारत में। हालांकि वो भी भारतीय हैं, लेकिन वो इंडिजिनस पीपुल होने के नाते उनकी अलग एक आइडेंटिटी है। लैंग्वेज को प्रिजर्व करते हैं, भाषा को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, उनके बोली को, पहनावा को, सब चीज़ हम ध्यान देते हैं, नहीं तो वो विलुप्त हो जाएंगे। तो इसी कारण से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्वे वहाँ पे इसको अब समझ में आया, ये माफ़ी मांगा है। वही कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव करने की बात करी जा रही है, नेशन फर्स्ट की बात करी जा रही है, लेकिन किस हिसाब से चीज़ें चली हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाया ही हूँ कई बार। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों जो आपको मुझे बतानी थी। नेतन्याहू यहाँ पे अनाउंस किए हैं कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे सीज फायर पे, यानी सीज फायर पे विचार करेंगे हिजबुल्लाह से लेके, यानी लेबनान की बात करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे फ़लस्तीनियन को कह दिए कि हम फ़लस्तीनियन गाजा वाले बात पे हम टिकेंगे नहीं है, यानी गाजा में जो मर्जी करें हम करेंगे। ट्रंप यहाँ पे आए, अब ट्रंप कहना शुरू कर दिए हम मैक्सिको, कनाडा, चाइना के साथ नया टैरिफ लगाएंगे। यूएस जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है मैक्सिको के साथ, और चाइना, कनाडा यहाँ पे टॉप 3 यहाँ पे कंट्री निकल के आई हैं। तो 10% एक्स्ट्रा चाइना को टैरिफ लगाने का बात कर रहे हैं। ये जब भी आते हैं प्रोटेक्शनिज्म वाली थ्योरी लेकर के आते हैं। प्रोटेक्शनिज्म थ्योरी क्या, कि अपना कंट्री को ही फर्स्ट प्रेफरेंसेस दे देना ही प्रोटेक्शनिज्म वाली थ्योरी है। तो यही चीज़ें हैं निकल के आ रही हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हांगकांग, हांगकांग कहाँ पे है सबसे पहले जा करके देखेंगे। हांगकांग
हांगकांग ये रहा आपका चाइना से, मेन चाइना से बॉर्डर टच करता है। हांगकांग का लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये विक्टोरिया हार्बर है, ये डीप बे है, मीर्स बे है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। लंटाऊ आइलैंड, हांगकांग आइलैंड, कौलून, ये न्यू टेरिटरी है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो इशू क्या निकल के आई है? इशू निकल के आई है कि सेम सेक्स कपल यहाँ पे हाउसिंग और इनहेरिटेंस राइट्स यहाँ पे अलाउ कर दी है। पहले वही जो लीगलाइज नहीं कर रही थी सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे उसको लेकर के हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये अधिकार तो उनको दे दिया है कि भैया आप प्रॉपर्टी अपने दूसरे बच्चों को दे सकते हैं, जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने घर की वेल्थ की संपत्ति, इनहेरिटेंस राइट दे दिया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। सेम सेक्स की बात करी जा रही है तो क्या सबसे पहला कंट्री कौन सा है? सबसे पहला कंट्री है फ्रेंड्स यहाँ पे डेनमार्क, 1989 के आसपास, जिसने सेम सेक्स मैरिज दिया था, यानी मेल मेल सेक्स कर सकते हैं, फीमेल फीमेल सेक्स करते हैं, मैरिज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो उनको सेम सेक्स मैरिज के लिए बताया गया था। यहाँ पे 6 डिकेड हो गए हैं जैसे थंबा लॉन्च हुआ था। थंबा एक जगह है दोस्तों, तो प्राइवेट एंटिटी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है फ्लाइट के लिए। तो यहाँ पे 6 डिकेड बीत गए हैं। 6 डिकेड के बाद यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चीजें चल रही हैं। 21 नवंबर को इसी दिन अगर देखा जाए 61 साल पहले, तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1963 को। वहां पे नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट, ये थंबा केरला से चीजें शुरू हुई थी। रॉकेट जो इसरो के द्वारा यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में कार्य कर रहा था, इसरो ने यहाँ पे चीजें लाई थी। अब यहाँ पे इसी दिन को यहाँ पे फिर से दोहराया जा रहा है। इंडिया लॉन्च कर रहा है पहला सैटेलाइट जो स्पेस एक्स रॉकेट से छोड़ा जाएगा, और मल्टीपल इंडियन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटिटी यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जो चीजें चलेंगी। लॉन्च ऑफ द मेरिट क्या चलेगी? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहाँ पे ये चीजें कर रही है, जो लॉन्च करेगी 47 kg GSAT N2 GSAT 20 सैटेलाइट स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से जाएगी। तो ये फ्लोरिडा से लॉन्च होगी। N2 की बात करें तो ये इतना हैवी है कि भारत का मिसाइल लॉन्च ये उठा नहीं सकता, इसीलिए फ्लोरिडा हम लोग जाना पड़ा स्पेस एक्स फाल्कन के। 47 kg का है दोस्तों। LVM-3 ने पहले रॉकेट को मोस्ट पावरफुल बनाया है, जो भारत में चीजें चली हैं, लेकिन ये वाले चीज को हम अभी नहीं कर पाएंगे N2 अगर रॉकेट की हम बात करें तो। GSAT N2 की बात करें तो ये का बैंड है। का बैंड जब भी आ जाए, का बैंड, कू बैंड, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आते हैं काकू बैंड, जो इसरो यहाँ पे इन्फोर्स कर रहा है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, और देखेगा किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, यहाँ तक कम्युनिकेशन सही ढंग से मिले। इंटरनेट फ्लाइट जो होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को, उसकी भी प्रॉब्लम यहाँ पे सही हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई है। चलिए इसरो की बैकग्राउंड डिटेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिंसिपल रिसर्च और डेवलपमेंट कार्य करती है आर्म डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, किसके अंतर्गत? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत, जिसके चेयरमैन इसरो होते हैं। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसरो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करते हैं। रेस्पॉन्सिबल होता है स्पेस बेस्ड ऑपरेशन के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस के लिए, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। पहले इसका नाम इनको स्पार था, जिसे हम इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बोलते हैं। 1962 में अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका निर्माण करा था। जो आज हम कूद कूद के इतना मार्स पे जा रहे हैं ना, इन्हीं की देन थी। तो ये साइंटिस्ट विक्रम साराभाई साहब के रिकमेंडेशन पे ये नेहरू साहब ने इसका निर्माण किया। रीनेम किया जाता है इसको इसरो, यानी इसरो नाम मिलता है इनको से, इनको स्पर से इसरो नाम इसको मिलता है 15 अगस्त 1969 को, यानी 62 से लेके 69 तक इनको स्पार इसका नाम था, याद रखिएगा। और इसको सबज्यूम कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिला दिया जाता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो बिल्ड करता है इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम है आर्यभट्ट, और लॉन्च करता है रसिया जिसका नाम इंटर कॉस्मोस है 1975 में। प्राइमरी अगर स्पेस पोर्ट देखा जाए तो सतीश धवन हम लोग जानते हैं।
थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन होती है, कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, यहाँ से इसका प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। अगर कई सारे इसके एजेंसी और इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन बेंगलुरु, फिजिकल रिसर्च लैब PRL बोलते हैं, अहमदाबाद में है, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी नाल आंध्र प्रदेश में है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड बेंगलुरु, आपका ये नॉर्थ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उमियाम कहाँ है, मेघालय में है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला में है, तिरुवनंतपुरम में है, जो कि इंडिया का स्पेस यूनिवर्सिटी है। विक्रम साराभाई स्पेस, ये भी आपका केरला में है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये भी केरला में है, बेंगलुरु, दोनों जगह है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुपति में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, और अगर इसकी कोई एब्रिविएशन एक्रोनेम भी चाहिए तो यहाँ पे चीज़ें हैं। इसरो, प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है, और ये इसकी जो बॉडी अभी आपको यहाँ पे मैं बताया। तो उसके बाद अगर देखा जाए कुछ लॉन्च व्हीकल SLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 3 तक हम लोग पहुँचते हैं। आगे भी अभी डेवलपमेंट के स्टेज पे हम लोग हैं। कुछ यहाँ पे देखिए सॉलिड और लो अर्थ ऑर्बिट में जाते थे, ये ऑल सॉलिड लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, लेकिन यहीं पे सॉलिड और लिक्विड स्टार्ट होती है PSLV से। और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 1300 किलोग्राम तक लेकर के जा सकते हैं 36,000 किलोमीटर ऊपर तक, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहीं से सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक GSLV आ जाता है, तो तीनों आ जाता है इसमें भी तीनों है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई है। दोस्तों अगर समझ में आई है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो इसको आसानी से देख सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।